बेटा आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। देखो, बैंक इसको हिंदी में बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। क्या होता है, अपना जो अकाउंटेंट होता है वो बैंक कॉलम कैश बुक बनाता है, यानी वो एक कैश बुक बनाता है जिसमें वो बैंक के कॉलम को भी मेंटेन करता है। मीन कि बैंक के साथ जो भी लेन देन हुए हैं, बैंक में चेक भेजा है या किसी पार्टी का अपन ने चेक दिया है या किसी पार्टी से अपन ने चेक लिया जो कि अपन ने बैंक में जमा कराया है, तो हम क्या करते हैं उस चेक को आते हैं यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे चेक मिला मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ उस पर्टिकुलर पर्सन से चेक आया, बैंक में पैसा आ गया। किसी को चेक दिया, बैंक से पैसा चला गया। बट क्या होता है, महीने के एंड में ना उस कैश बुक को आपके बैंक स्टेटमेंट से चेक किया जाता है। बैंक स्टेटमेंट यूजुअली बैंक पासबुक को बोला जाता है, क्योंकि बैंक अपने सारे ट्रांजेक्शन जो है अपने को पासबुक के थ्रू प्रोवाइड करवाता है कि कितना तो पैसा डिपॉजिट हुआ है, कितना पैसा वहाँ से विड्रॉ हुआ है, कहाँ से पैसा आया है, किस चेक से पैसा आया है, किस चेक के थ्रू पैसा गया है। महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में कैश बुक और पासबुक को मैच किया जाता है। और अगर इफ़ वी फाउंड एनी डिफरेंस, अगर हमें उसके बीच में कोई भी डिफरेंस फाउंड होता है, यानी दोनों के अगर बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और उन दोनों में जो मिसमैच आ रहा है उस मिसमैच को करेक्ट करना पड़ेगा। मिसमैच क्यों क्यों आता है, यूजुअली ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से मिसमैच होता है। देखो पढ़ते हैं। पहला क्या है, देखो रीज़न ऑफ मिसमैच। पहला रीज़न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मीन्स चेक जारी किए गए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इसका मतलब होता है, मैंने सपोज किसी पार्टी को चेक दिया, हाँ भाई फलाना फलाना मैंने ये चेक बना दिया 10,000 का, एक पार्टी को दिया। मेरे अकाउंटेंट ने मेंशन कर लिया कि हाँ भाई फलाना पर्सन को हमने चेक दिया है, तो हमारे अकाउंट में से पैसा गया। ठीक है, मैंने चेक दे दिया यानी पैसा गया। बट एक्चुअल में उस बंदे ने वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में लगाया ही नहीं, तो वो जो पर्टिकुलर चेक है वो मेरे पासबुक के अंदर ही नहीं, वो बैंक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने ये माना था कि वो पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया। बट एक्चुअल में वो पैसा अभी तक मेरे अकाउंट से माइनस हुआ ही नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने वो चेक अभी तक बैंक में लगाया ही नहीं है, तो मेरे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं है। तो जो मैंने माइनस किया था उसको वापस से मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ताकि दोनों में जो मिसमैच आया इसकी वजह से वो सही हो जाए। इसलिए ये आइटम काहे का होता है, ऐड का होता है। फिर दूसरी चीज़, इंटरेस्ट और डिविडेंड और एनी अमाउंट क्रेडिट बाय बैंक इनटू आवर अकाउंट। देखो, ब्याज, लाभांश या कोई भी राशि जो बैंक द्वारा हमारे खाते में जमा की गई हो। बैंक ने कोई ब्याज, सपोज महीने में क्या होता है, आपको बैंक जो है साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपको ब्याज देता है, आपका जो भी पैसा उस बैंक में जमा होता है उसके ऊपर। अब यूजुअली वैसे महीने के एंड में दिया जाता है, महीने के एंड होने से पहले दे दिया जाता है। तो जब अपन मिसमैच को चेक करते हैं, जब हमें पता चलता है कि बैंक ने कोई ब्याज दिया था 100 रुपये का, 200 रुपये का या 500 रुपये का, जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट उस बैंक ने डिपॉजिट कर दिया, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, इस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। बैंक ने तो बोल दिया कि भैया 500 रुपये हमने आपके अकाउंट में जमा कर दिए ब्याज के, बट एक्चुअल में वो मैंने मेंशन नहीं करी क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन में वो नहीं था। तो जो 500 रुपये बैंक में आए हैं ना, उसको अब मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, यानी मेरा कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस बढ़ा दूंगा। इस वजह से ये आइटम भी किसका होता है, ऐड का होता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड और एनी अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा जमा होना, आपके बैंक के अकाउंट में अगर कोई भी चीज़ जमा हो रही है और आपके नोटिस में वो नहीं थी, इस वजह से दोनों में क्या आया, मिसमैच आया। मेरे अकाउंट में कोई चीज़ जमा हो गई, मुझे उसका पता नहीं था तो मैंने मेंशन नहीं किया। अगर मैं मेंशन कर देता तो ये मिसमैच नहीं होता, ये मैच हो जाता। बट क्योंकि बैंक ने तो मेरे अकाउंट में डाल दिए पैसे ब्याज के, बट मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं था, तो अब मैं उसको इन्फॉर्मेशन में ले लूँगा। इट मीन्स जो पैसा मेरे अकाउंट में जुड़ा है उसको मैं यहाँ पे भी जोड़ दूँगा ताकि मेरा बैलेंस बराबर हो जाए। इस वजह से आइटम ऐड का होता है। फिर बता रहा है, अ कस्टमर और एनी पर्सन डिपॉजिट इनटू आवर अकाउंट डायरेक्टली। किसी कस्टमर ने या किसी पर्सन ने जो है हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कोई पैसा जमा करा दिया। ठीक है, कोई पार्टी है मेरी, रेगुलर ट्रांजेक्शन करती है, उसको मेरा बैंक अकाउंट पता है, तो यूजुअली उसने गया फटाफट मेरे बैंक के अंदर गया, किसी भी बैंक के थ्रू उसने मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा करा दिया। मुझे उसने इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन महीने के एंड में जब मैं पासबुक लेके बैंक में मैंने एंट्री करवाई और पासबुक को चेक किया, तो पता चला कि एक कस्टमर था
जिसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी। इस वजह से बैंक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जो मेरी कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है ये घटा हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि बैंक में पैसा आया था, मैंने नहीं लिखा ना, अब मैं उसको लिख दूंगा, यानी वो पैसा मेरा जुड़ जाएगा। तो अ कस्टमर और एनी पर्सन डिपॉजिट इनटू आवर बैंक अकाउंट, कोई कस्टमर या कोई पर्सन आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा अगर जमा करा देता है और आपने उसको नहीं लिखा था, तो अब लिख दो यार। मतलब वो आइटम किसका हो जाएगा, ऐड का हो जाएगा। पैसा आ ही तो रहा है ना, जा थोड़ी रहा है। तो आ रहा है तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर है एनी रॉन्ग ट्रांजेक्शन। देखिए जो रॉन्ग ट्रांजेक्शन है ना, ये डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन किस तरीके का है। गलती किस चीज़ की हुई है, जमा कराने में हुई है या निकालने में हुई है। सपोज़ मैंने किसी को चेक बना के दिया, ठीक है, या फिर सपोज़ ये समझ लो कि मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने तो लिख दिया कैश बुक में कि भैया हाँ एक पार्टी ने पैसे दिए, 5,000 रुपये का चेक दिया, मैंने लिख दिया कि 5,000 रुपये आएंगे। और चेक मुझे देना था हमारे किसी बंदे को जो बैंक में जमा कराने वाला था, लेकिन वो जमा कराना भूल गया, या फिर मैंने उसको चेक देना भूल गया। मैंने रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन मैंने उस बंदे को दिया ही नहीं वो चेक। तो मैंने तो ये मान लिया कि 5,000 रुपये आएंगे, लेकिन मैंने उस बंदे को चेक ही नहीं दिया था, तो वो जमा कैसे होगा। इस वजह से मेरे यहाँ पे तो ऐड दिखा रहा है, बट यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा। तो ये जो गलतियाँ हुई है ना, ये डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन के ऊपर कि उनको ऐड करना चाहिए। या जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ वो ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यूजुअली ये 6-7 एग्जांपल्स होते हैं जो एग्जाम में जनरली आते हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनाया जाता है घुमा फिरा के। देखो एक दिया हुआ है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक बैंक में जमा कराए गए परंतु अभी तक बैंक ने जमा नहीं किए। देखो मेरे पास कोई चेक मिला, मुझे किसी पार्टी से चेक मिला, वो चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो मैंने ये माना कि भाई मेरे पास पैसा आ गया। ये मानते हुए मैंने कैश बुक में ऐड कर लिया पैसा। बट एक्चुअल में अभी तक बैंक ने वो पैसा या वो चेक जो है वो क्लियर ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो पैसा मेरे बैंक के अकाउंट अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ। मैंने तो माना था कि भैया जो चेक मेरे पास आया है, जो मैंने चेक बैंक को दिया है, वो पैसा मेरे को आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ या फिर वो चेक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो मेरे पास पैसा नहीं आया। इसकी वजह से दोनों में क्या हो गया, मिसमैच हो गया। मुझे तो लगा पैसा आया, लेकिन अभी तक बैंक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, इस वजह से दोनों में मिसमैच आ रहा है। तो मैंने माना था पैसा आ गया, यानी मैंने तो कर दिया ऐड, बट एक्चुअल में वो नहीं आया। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो मैंने ऐड किया है उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो ये आइटम कहाँ का होता है, माइनस का होता है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया या चेक जमा कराया कलेक्शन के लिए, बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक वो चेक कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। लेस वाला होता है इंटरेस्ट और एनी चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक फ्रॉम आवर अकाउंट। ब्याज या कोई भी शुल्क बैंक द्वारा हमारे खाते से नाम किया गया हो, डेबिट किया हो यानी काटा गया हो, डिडक्ट किया हो। इंटरेस्ट या कोई भी चार्ज बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया। एनुअली क्या होता है, आप एटीएम यूज़ करते हो, चेक बुक यूज़ करते हो, तो बैंक इसके एनुअल चार्जेस लेता है आपके अकाउंट में से, जो साल में एक बार करते हैं, 400 500 200 300 रुपये जो भी होता है। वो मेरे अकाउंट से कट गया, मुझे नोटिस में था नहीं, इस वजह से मेरे दोनों में आ रहा था मिसमैच। तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट से कोई चीज़ काट दी, बट मेरे को पता नहीं था, इस वजह से मैंने उसको पासबुक में नहीं लिखा। ये पैसा मेरे अकाउंट में से कम होना था, जो कि मैंने नहीं लिखा। तो अब कम कर दूंगा, यानी आइटम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पासबुक के अंदर तो माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक के अंदर माइनस नहीं हुआ, इस वजह से मिसमैच आ रहा था। भाई मेरे अकाउंट से तो पैसा कट गया था, 500 रुपये बैंक ने चार्ज के काट लिए, बट मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से मैंने कैश बुक में उसको मेंशन नहीं किया, इस वजह से दोनों में मिसमैच आया। अब मुझे दोनों को सही करना है, तो सही कैसे करेंगे, जो पैसा मेरे अकाउंट से कटा है उसको मुझे कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये आइटम काहे का होता है, माइनस का होता है। जब दोनों तरफ माइनस हो जाएंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट और एनी चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक, ध्यान रखना है, या तो डेबिटेड है और यहाँ पे क्रेडिटेड है। यहाँ तो ब्याज जमा हो रहा है मेरे अकाउंट में और यहाँ ब्याज का पैसा काटा जा रहा है मेरे अकाउंट से, या कोई चार्ज काटा जा रहा है मेरे अकाउंट से। यहाँ तो पैसा जमा हो रहा है और यहाँ मेरे अकाउंट से पैसा निकल रहा है, डिडक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है चेक डिसऑनर। बेटा मुझे किसी ने कोई चेक दिया, मैंने वो चेक बैंक में लगा दिया, 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो चेक हो गया डिसऑनर, यानी कि बाउंस हो गया। अपन लोकल लैंग्वेज में बाउंस वर्ड यूज़ करते हैं, यानी किसी भी रीज़न से बाउंस हो गया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था या सिग्नेचर गलत था, कोई भी रीज़न हो। अब हुआ क्या, मेरे को किसी ने चेक दिया, भाई चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मेरे को चेक दिया, चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया, मैंने माना कि पैसा
आ गया ये मानते हुए मैंने कैश बुक में तो लिख दिया भी है प्लस, यानी पैसा आ गया। लेकिन वो चेक अनादरित हो गया यानी बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है। अब मेरे अकाउंट में पैसा आया नहीं है तो मैंने जो आया मान लिया था उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो मान लिया पैसा आया लेकिन एक्चुअल में नहीं आया क्योंकि बाउंस हो गया। तो जो चीज़ मैंने प्लस करी थी उसको मैं क्या कर दूंगा, वापस से माइनस कर दूंगा ताकि दोनों के बैलेंसेस मैच हो जाए। तो ये किसका होता है, ये लेस का आइटम होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अपन आगे इसको करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसको करते हैं फॉर्मेट में। देखो ये बैंक रिकन्सिलेशन का फॉर्मेट है आपका। फॉर्मेट ऑप्शन 1, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे फॉर्मेट के लिए। ये पहला ऑप्शन है, कैसे बनाओगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा बेटा एक चीज़ समझ लो, अकाउंट्स के अंदर है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट्स ही होते हैं। अगर आपने फॉर्मेट गलत बनाया और डिटेल से भरी ना तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मेट के नंबर डिडक्ट करेगा। तो आपका फॉर्मेट सही और परफेक्ट तरीके से बना हुआ होना चाहिए। अमाउंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही सेक्शन रखो। डिटेल के लिए बड़ा सेक्शन चाहिए होता है इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है। हेडिंग डालोगे कि कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हो, मैं बना रहा हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर्टिकुलर लिखा जाएगा जो मैं ट्रांजेक्शन लिखूँगा, यहाँ डिटेल्स लिखी जाएगी और यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा। बट ये फॉर्मेट ऑप्शन 1 है, ये पहले यूज़ किया जाता था। इसमें क्या करते थे, देखो ये लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया, अपन कैश बुक और पासबुक को मैच करते हैं तो उसमें मिसमैच है, कैसे पता चलता है, वो क्या है, इसका आखिरी का बैलेंस देखा जाता है और इसका आखिरी का बैलेंस देखा जाता है। अगर दोनों के आखिरी के बैलेंसेस जो है यानी कैश बुक का जो बैलेंस है अगर वो पासबुक के बैलेंस से मैच करता है तो बैंक रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच आ रहा है तो बैंक रिकन्सिलेशन बनाना पड़ता है। तो यानी मुझे कहना कि क्या दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा कि भैया बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बनता है ये, जबकि पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है ये। इनके बीच में रीज़न क्या थे मिसमैच के, ये। अब वो क्या रीज़न है, वो ये रीज़न ये है, इनको क्या किया जाए कि ये दोनों आपस में मैच हो जाए यानी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के इक्वल आ जाए। उनके लिए इन चीज़ों को क्या किया जाता है, एडलेस किया जाता है। उन एडलेस का पता कैसे चलेगा, जो अपन ने अभी पढ़ा ना उससे पता चलेगा कैसे एडलेस करते हैं। ये फॉर्मेट है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको टोटल में डालना होगा। जो आइटम ऐड होने वाले होते हैं उनको पहले लिखो और जो आइटम लेस होने वाले होते हैं उनको बाद में लिखो। ऐड होने वाले जैसे कि अपन ने भी पढ़ा था शुरू में, सब पे हेडिंग लिखी है कौन से ऐड होंगे और कौन से लेस होंगे, सब पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये ऐड में जाएगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अकाउंट, ये ऐसी चीज़ें जो ऐड होती है। और भी रीजंस है और भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, बट आपके एक फॉर्मेट के लिए अपन समझ रहे हैं। तो 3 चीज़ें ये ऐड की होगी। माइनस के जैसे चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ये लेस का आइटम होता है। कोई इंटरेस्ट अगर डेबिट हुआ है अकाउंट में से तो वो लेस का आइटम होता है। क्या किया जाता है, ये जो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है इसमें ऐड वाले आइटम्स का टोटल करेंगे, यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे, उनका टोटल या मेंशन करेंगे, इन दोनों का आपस में ऐड करके यहाँ फिगर लिख देंगे। लेस वाले आइटम्स का टोटल करेंगे और फिर इस फिगर में से इसको माइनस करके फाइनल फिगर अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये कहलाता है बैलेंस एज पर पासबुक, इसका अपोजिट होता है बेटा, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये तो था ऑप्शन फर्स्ट फॉर्मेट का। ये फॉर्मेट सेकंड है। फॉर्मेट सेकंड देखो, फॉर्मेट ऑप्शन 2 में क्या है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों के लिए समझना। देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको सबसे पहले तो ये छांटना पड़ेगा कि कौन से तो आइटम ऐड किए और कौन से आइटम लेस के हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या होता है, ये जो सेकंड फॉर्मेट है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि आपको छांटना नहीं पड़ता। छांटना कैसे नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन है उनको एक साथ लिख दो, जो प्लस वाले हैं उनको प्लस की लाइन में लिख दो, जो माइनस वाले हैं उनको माइनस की लाइन में लिख दो, बिल्कुल ईजी। अब जैसे सपोज ये है जो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये ऐड वाला होता है, प्लस वाला होता है तो प्लस वाली लाइन में डाल दिया। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर अकाउंट, ये माइनस वाला होता है तो माइनस में डाल दिया। अब मुझे अलग अलग छाटना नहीं पड़ा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने वैसे उतार दिया, जो अमाउंट प्लस के होंगे प्लस में चल जाएंगे, जो माइनस के होंगे वो
माइनस में चल जाएंगे। बैलेंस आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट लिख देंगे, डेबिट बैलेंस प्लस में जाएगा, फिर जो आइटम प्लस के वो यहाँ आ जाएंगे, जो माइनस के वो यहाँ आ जाएंगे, और जो बैलेंस फिगर निकलेगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक के नाम से लिख दिया जाएगा। यानी कैश बुक का अपोजिट पासबुक लिख दिया जाएगा और डेबिट का अपोजिट क्रेडिट लिख दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, शायद चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो ये लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको इन इन्फॉर्मेशन से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? ये फॉर्मेट है, अपन ने ऑप्शन 2 से बनाया, ये इजी रहता है बेटा, इसी से ही आप करना है एग्जाम में, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर मिस्टर विनोद एज ऑन 31 मार्च 2018। ये डेट कहाँ से मिल जाएगी? सारी चीज़ें अपने को क्वेश्चन में अवेलेबल होती है। क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। किसके लिए बनाना है? विनोद के लिए बनाना है। कौन सी डेट के लिए बनाना है? 31 मार्च के लिए बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। अब डिटेल कैसे मेंशन करोगे? देखो पहला ट्रांजेक्शन है या पहली इन्फॉर्मेशन है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। तो अपन यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे या लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, अपन ने भी लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने हैं? 50,000 रुपये, तो ये प्लस में डाल देना 50,000 रुपये। फिर लिखा हुआ है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब ये होता क्या, दोबारा समझ लेते हैं। देखो चेक इशू, मैंने किसी को चेक दिया, ठीक है, तो मैंने ये माना मेरे अकाउंट में से पैसा गया, यानी आइटम माइनस होना चाहिए। बट अभी तक नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, उस बंदे ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। तो मैंने जो माना था कि पैसा माइनस होना था वो एक्चुअल में माइनस हुआ ही नहीं है, तो मुझे इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये आइटम कहाँ का होता है? ऐड का होता है। कितने रुपए? 6,000, तो यहाँ ऐड में डाल देंगे 6,000 रुपये। फिर लिखा हुआ है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000। बैंक ने डिविडेंड के रूप में कलेक्ट किया है पैसा, ठीक है, कोई पैसा कलेक्ट हुआ है। कितने रुपए? 8,000 रुपये डायरेक्टली, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं था, मेरे बैंक में डायरेक्ट 8,000 रुपये क्या हो गया? कलेक्ट हो गया, जमा हो गया। तो मेरे अकाउंट में 8,000 रुपये आए हैं, 8,000 रुपये आए हैं, प्लस हुए हैं। मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से मिसमैच हो रहा था। तो अब जो 8,000 रुपये आए उसको मैं कैश बुक में भी मेंशन कर दूंगा, तो पासबुक में भी 8,000 प्लस हो गया और कैश बुक में भी 8,000 प्लस हो गया, दोनों का मिसमैच सही हो गया। तो मुझे इस 8,000 को क्या करना है? प्लस करना है। तो ये 8,000 रुपये किस में जाएंगे? प्लस में जाएंगे। फिर है बैंक चार्जेस ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं था, जब तो डिफरेंस आ रहा था। भी बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए 400 रुपये मेरे अकाउंट से, ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन के बिना। ऑब्वियसली बैंक आपको इन्फॉर्म तो करता नहीं है, तो बैंक ने 400 रुपये मेरे अकाउंट से काट लिए बैंक चार्जेस के, एनुअल मेंटेनेंस के या किसी भी चीज़ के। तो मेरे अकाउंट से 400 रुपये हो गए माइनस। बट मुझे क्योंकि पता नहीं था, इस वजह से मैंने एंटर नहीं किया कैश बुक में कि 400 रुपये मेरे अकाउंट से कटे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा था। बैंक से तो 400 रुपये माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुए। तो अब माइनस कर दो, तो दोनों तरफ 400 माइनस हो जाएंगे, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। यानी मुझे इस 400 रुपये को क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि ये मेरे बैंक अकाउंट से माइनस हो चुका है, तो मुझे कैश में भी इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगे। तो ये 400 रुपये का आइटम कहाँ का है? माइनस का है, तो माइनस साइड में लिख दो 400 रुपये। अ चेक ₹6,000 वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एक चेक था जो मैंने डिपॉजिट करवाया बैंक में, मैंने ये माना, एक चेक था मेरे पास में जो 6,000 का मैंने बैंक में जमा करा दिया, तो ये मैंने माना कि अभी मेरे कैश बुक में 6,000 रुपये आएंगे, लेकिन बैंक ने अभी तक ये 6,000 रुपये कलेक्ट नहीं किए, यानी ये पैसा अभी जीरो है, ठीक है। मुझे तो लगा कि 6,000 आएंगे, लेकिन एक्चुअल में 6,000 अभी तक आए नहीं, इस वजह से दोनों में क्या हो गया? मिसमैच हो गया। तो ये जो मैंने माना था 6,000 रुपये आएंगे, ये अभी आए नहीं है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना 6,000 को, जब तो यहाँ का भी बैलेंस जीरो और यहाँ का भी बैलेंस जीरो होगा, तभी तो बराबर होंगे। तो मैंने जो माना था कि 6,000 रुपये आने थे, वो एक्चुअल में नहीं आए, तो जो मैंने माना था कि प्लस होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये आइटम क्या होगा? माइनस होगा।
ठीक है, मुझे लगा 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए तो आ जाने चाहिए, लेकिन अभी तक बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किया, यानी बैंक में पैसा नहीं आया। तो जो मैंने ऐड किया था उसको क्या करना पड़ेगा, अब माइनस करना पड़ेगा, तभी दोनों बैलेंसेस क्या हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे। सारी चीज़ अपन ने लिख ली जो क्वेश्चन में गिवन था। अब इसका निकालेंगे डिफरेंस। अपन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो आपको इधर का टोटल करना है, इधर का टोटल करना है, जिसका टोटल ज़्यादा हो उसको मेंशन करना है। ठीक है, देखो ये कितने हो गए, 50, 8 हो ये हो गए 14, 64,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो 64,000। मुझे दिख रहा है ये साइड बड़ी है, जो बड़ी होती है ना बेटा उसी का टोटल करते हैं और उसी को दोनों तरफ मेंशन कर देते हैं। इधर अगर 64,000 रुपये का टोटल है और इधर कम है तो इधर भी 64 लिख दो, यानी इसको भी आपको 64 बनाना है। अगर ये 64 आ रहा है तो ये भी 64 होना चाहिए। जो बैलेंस निकलेगा इसको 64 करने के लिए वो अपन कैश बुक के नाम से लिख देंगे, पासबुक के नाम से लिख देंगे, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का था। अब क्या करेंगे, इसमें से 64 में से 6,400 को अपन माइनस कर देंगे। कितना फिगर आएगा बताओ, 64,000 माइनस 6,400, 57,600। तो ये क्या कहलाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, उसको बैलेंस को सही कर दिया। यानी जो पहले मेरा कैश बुक 50,000 था वो कैश बुक के बराबर आ गया, यानी कितना हो गया, 57,600 हो गया। अब दोनों के बैलेंसेस सही हो गए। ठीक है, डन। बाकी अपन नेक्स्ट एग्जांपल में सीखेंगे और आगे एक वीडियो और बनाएंगे इसके लिए पार्ट 2, उसमें 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे।